अगर गुज़श्ता अक़वाम आलम की तबाही की तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अय्यां हो जाती है कि उन अक़वाम ने जब किसी एक ख़ास गुनाह में अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज़ किया तो उन पर अज़ाब इलाही मुसल्लत कर दिया गया। वो अज़ाब चाहे आग की सूरत में हो चाहे पानी की सूरत में हो, उससे फरार मुमकिन नहीं। और बदकिस्मती की बात यह है कि उन अक़वाम की वो सारी बुराइयां हम में बदरजाए उत्तम मौजूद हैं। चोरी हम करते हैं, करप्शन में हम सबसे आगे हैं, मिलावट हम करते हैं और कानून शिकनी तो हमारा तुर्रा इम्तियाज है। क्या हम पर वो अजाब नहीं आ सकता? क्या हम दूध के धुले हैं? आग हज़रत इंसान की अहम तरीन ज़रूरियात में से एक है, लेकिन जब ये आग भड़कती है और बेकाबू हो जाती है तो वबाले जान बन जाती है। इसी तरह की एक संगदिल आग ने 11 सितंबर को कराची की एक गारमेंट्स फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया और देखते ही देखते 289 लोग लुक़्मा-ए अजल बन गए। अगर आप कराची में देखिए तो 300 के करीब लोग जो हैं लुक़्मा-ए अजल बन गए और वहाँ से इखराज जो है वो लोग नहीं कर सके। अब ये एक बड़ी हैरान कुन किस्म की चीज़ है और ये तो एक जो इंसिडेंट जो मैं समझता हूँ ये हमारा 9/11 है कि ये ऐसा फायर इंसिडेंट जो कराची के अंदर हुआ है वो ऐसा इंसिडेंट है कि जो आज दुनिया की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। ये टॉप 20 फायर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आ गया है। तो कराची में तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इदारा था वो, जिसमें हज़ारों मजदूर लेबर और वर्कर काम कर रहे थे और ये मुझे हैरान किया कि उनके पास तो चूँकि वो एक्सपोर्टर्स भी थे और ISO सर्टिफाइड भी थे। अब वहाँ तो यही बात समझ आती है कि उनका जो प्रोसेस होगा अंदर स्टिचिंग का या किसी चीज़ का उसकी रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ लाइट कम हो और लेकिन उसके लिए भी जवाब ये नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने बंद कमरे करना है, इवन देन वहाँ पे बाहर निकलने के रास्ते तो एग्जिट रास्ते तो ऐसे होने चाहिए थे जो कि नहीं थे। अब ये बड़ी टेक्निकल सी आग है कि इसके अंदर कभी भी 30 साल में आदमी आग पे नहीं मरते। हादसा आग पे बंदे, धुआं लगता है, थोड़ी सी आग लगती है, कोई छत, कोई खिड़की से, कोई दरवाजे से भाग जाते हैं। ये कैसी आग है जो इसमें 300-400 आदमी मर जाए? ये आग, ये जो कराची वाली आग है, इसे तो आप समझ लें कि कोई साजिश भी हो सकती है, कोई दहशत गर्दी भी हो सकती है। एक होता है लफ्ज़ टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन सच होती है। कराची में गुज़श्ता 25-30 साल से एक रवैया पनप गया है। आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से खामोशी से, आपका दोस्त है, अगर आप उससे पूछें तो वो कहते हैं जी एक ग्रोह हम पास आता है, वो कहता है तुम इतने करोड़ रुपये दे दो, फिर ना तुम्हें कोई बिजली वाला छापा मारेगा, ना कोई टैक्स वाला तंग करेगा, ना कोई म्यूनसिपल कमेटी वाला आएगा, ना पुलिस वाला तुम्हारी तरफ आँख उठा कर देखेगा, इतने पैसे तुम्हारे दे, हम जिम्मेदारी लेते हैं सब। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप खुद देखें कि क्या रवैया जन्म लेता है कि एक आदमी जो कि मेहनत से कमाना चाहता है और मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उसको उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो आप उसको रोक लेते हैं। तो ये है वो सूरत हाल जिसने इस सारे मामले को तबाह किया। और इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन लाहौर की एक शू फैक्ट्री में भी लापरवाही के बाइस आग भड़की और पल भर में 25 लोग जलकर हलाक हो गए। कराची वाले वाक़े में ये था कि उन्होंने जो रोशनदान थे, जो खिड़कियां थी, उनको सील किया हुआ था। लाहौर में जो वाक़या हुआ वहाँ पे सिवाय एक दरवाजे के आग मेन ऑफिस में लगी, बाकी सफोकेशन से मर गए। उन्होंने कोई भी एग्जिट नहीं था रखा, कोई रोशनदान नहीं था रखा हुआ। देखिए जी, लाहौर में जो फैक्ट्री, शूज़ फैक्ट्री थी, उसकी तो रिक्वायरमेंट ये थी कि उसमें एक्चुअली जो वो मटेरियल यूज़ कर रहे थे, PU जिसको टेक्निकल ज़बान में कहते हैं, उसके तो मैक्सिमम हवा चाहिए ताकि जो फ्यूम्स उठते हैं उस पर हवा में चले जाएँ, बहुत ज़्यादा चाहिए। और मेरे ख्याल में वो लैक ऑफ नॉलेज थी उन लोगों को
जो उनको नुकसान भी उठाना पड़ा इसी चीज़ का कि उन्होंने इस तरीके से उसके अंदर सर्कुलेशन ही रखा था, ना अंदर जाने का ना बाहर आने का। एक 8 फुट की एक उनकी एंट्रेंस थी, ड्योरी थी, उसमें से 6 फुट का जनरेटर था, बाकी 2 फुट में जो थे वो सारा वहाँ आ जा रहा था, जिसका उन्होंने खमियाजा भुगता है। तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की आपने देखा होगा कि केमिकल्स थे, जो ग्लू और ये चीज़ें होती हैं, ये भी इन्फ्लेमेबल हैं। उसमें भी कहीं अल्कोहल, कहीं पे और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, जो कि अगेन इन्फ्लेमेबल मटीरियल्स है। वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को मिक्स करते थे। वो जिस कमरे में मिक्स करते थे वहाँ पे कैजुअल एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ और जिस तरीके से ये सारा होता था वहाँ पे, अब या तो वो कोई सिगरेट लेके या पॉसिबली आया, या वहाँ पे जिस वक्त वहाँ पे चेंज ओवर स्विच और वो जो दूसरी चीज़ें लगी थी वहाँ से स्विचेस से, तो वहाँ से जिस वक्त वहाँ पे फ्यूम्स और केमिकल्स के जो वहाँ पे सारी वो चीज़ थी और उसी में वो हुआ है, उसे सडनली ट्रिगर किया उस चीज़ को। उससे फिर आग जनरेटर में कुछ गई है और उसके साथ वाला जो कमरा है जिसके अंदर वहाँ पे उनकी वो फायरा वॉलपेपर लगा हुआ था, वो जो ओनर के कमरे में, उधर ये कमरों में स्प्रेड हुई है। लेकिन हमने बर वक्त रिस्पॉन्ड करके आग को फैलने नहीं दिया, हमने कंट्रोल कर लिया। लेकिन चूँकि यही एंट्री और एग्ज़िट था, जहाँ से निकलना भी था, अंदर भी आते थे, और वहीं पे आग लग चुकी थी, तो लोगों के पास निकलने का रास्ता नहीं था। वही जिस वक्त केमिकल जले, उस सफोकेशन से मेजॉरिटी लोगों की जो है वो डेथ हुई। और लेकिन उसके बावजूद हमने पिछली साइड से करके हमने काफ़ी लोगों को, 8-10 लोगों को हमने जो है वहाँ से बिल्डिंग से जिंदा भी निकाल लिया। ये बंद रोड पे आग लगी है, गेट के ऊपर 5-7 केमिकल के ड्रम रखे हुए हैं, 7 जनरेटर रखा हुआ है और कोई रास्ता नहीं। पीछे जाके हाल है, हाल में बंदे काम कर रहे हैं। जनरेटर को आग लगी है, केमिकल को आग मिट्टी के तेल से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। आग लगी है, धुआं भरा है, वो धुएं से ही बंदे हलाक। उसमें आज समझ लें कि उस बंदे को अवेयरनेस नहीं थी, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो खुद भी आग में जल के मर गया। उसे अवेयरनेस ही नहीं थी कि हम क्या करके बैठे हैं, हम टाइम बम लगा के बैठे हुए हैं केमिकल की सूरत में। ये जो लाहौर वाली फैक्ट्री थी जहाँ पे आग लगी, तो उसके कितने पेशेंट्स थे जो इस हॉस्पिटल में आपके पास इस बर्न यूनिट में जो आए थे? हमारे पास हॉस्पिटल में तकरीबन 6 से 7 मरीज़ आए थे, जिनमें ज़्यादातर लोगों को इनहेलेशन इंजरी थी, यानी उनके सांस का मसला था, और बॉडी के बर्न कम थे। 2 मरीज़ थे जिनमें ज़्यादा बॉडी के बर्न थे। उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा डेड बॉडीज़ थी जो सफोकेशन की वजह से वहाँ एक्सपायर हो गए पेशेंट। तो इन पेशेंट्स में से 4 को हमने अपने पास शिफ्ट करवाया उस वक्त। एक को आईसीयू में भेजा गया वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए, उनको सांस मसनूई तरीके से दिया गया, लेकिन वो सांस का ट्रैक डमी था जी। तो वो लकीली 1 दिन के बाद ठीक हो गए और उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया 2 दिन के बाद। बाकी जो पेशेंट थे उनके छोटी छोटी इंजरीज़ थी, ज़्यादातर को यही सांस का मसला था, वो ठीक हो गए और घर चले गए। उस दिन हुआ ये कि अचानक मतलब हम ऑफिस में रूटीन के मुताबिक काम कर रहे थे। हमारे मतलब बॉस जो रजब साहब थे वो और मैं एक ही रूम में बैठते थे, तो अचानक मतलब एक काफ़ी लोग जो ना बाहर भागना, एंट्रेंस की तरफ भागना शुरू कर दिया उन्होंने, लोगों ने। तो हमें ये शोर मचा तो कुछ लगा कि जैसे कुछ गड़बड़ है। तो मैंने तो ये फील किया शायद कुछ 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े हैं जिसकी वजह से मतलब ये लोग भाग रहे हैं। तो उसी दौरान वो पहले मेरे बॉस जो है रजब साहब वो बाहर निकले हैं, उनके पीछे पीछे मैं ऑफिस से निकला हूँ बाहर। तो देखा तो एक मतलब ना आग जो है फैल रही थी बाहर से, एंट्रेंस तक हमारे आ चुकी थी, मतलब ऑफिस के एंट्रेंस तक आ चुकी थी। वो फैलते फैलते चली गई फिर बाहर एंट्रेंस तक, गेट के पास जहाँ पे जनरेटर पड़ा हुआ था हमारा एंट्रेंस में, गैराज में, वहाँ तक लग गई। जब वहाँ पे आग लगी है तो बिल्कुल हमें होश आवास नहीं रहे हमारे, कभी अब करना क्या हमने। बस मुझे एक सेकंड के लिए ख्याल आया था कि जी मतलब पीछे भी मौत है और आगे भी मौत है। पीछे रास्ता क्योंकि था नहीं निकलने का, तो आसपास सारा केमिकल पड़ा हुआ था, तो वो मतलब पेट्रोल से भी ज़्यादा तेज़ आग पकड़ता है, इतना हैवी मतलब वो केमिकल था। बस उस दौरान जो आग लगी है, मतलब मेरे ख्याल से भी आधा मिनट नहीं हुआ आग लगी हुई को, तो आग ज़्यादा थी और जगह कम थी, इतनी शदीद आग थी वो। उस दौरान मतलब उसमें से मैंने बस यही सोचा कि अब एक रिस्क लूँगा, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बढ़ाई हुई तो मैं निकल जाऊँगा बाहर। बस उसी में केमिकल के ऊपर से मैं गुजरा हूँ, नंगे पाँव थे मेरे, तो बस वो चिपक गया मेरे मतलब पाँव को केमिकल वगैरह जो, और आग से मतलब मेरी टांग थोड़ी सी मतलब जली थी, बाजू पे थोड़ा सा, चेहरे पे था, लेकिन चेहरा माशाल्लाह अब ठीक है मेरा।
ये हमारे पास एक पेशेंट हैं जो फैक्ट्री में बर्न हुए केमिकल से। 2 से 3 हफ्ते में आम तौर पे जो सुपरफिशियल बर्न होते हैं, जो ज़्यादा गहरे नहीं होते, वो खुद ब खुद हील हो जाते हैं। उनका कलर कुछ चेंज होता है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ रेडिश से ये पैचेस हैं, ये इनका ये राइट फुट जो है ये हील हो गया है। कुछ हिस्सा जो है वो गहरा है, जो 2 से 3 हफ्ते में हील नहीं होता, जैसे ये हिस्सा है इनकी उंगलियों के पास, तो ये भी हील नहीं हुआ। इस पर भी हम फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे, इनके जिस्म के किसी और हिस्से से जेल लेकर यहाँ पे लगाई जाएगी। जब मैं बाहर निकला हूँ तो 1 मिनट के बाद मैंने मुड़ के पीछे देखा तो बिल्डिंग पूरी बिल्कुल बाहर तक, ऊपर फ्लोर तक आग जा चुकी थी। मतलब अंदर जितने लोग थे 26 लोग थे, उनमें से 5 जो है इंजर्ड थे। मतलब 21 की डेथ हो गई थी उसी मौके पर, उसी वक्त। और वो सफोकेशन की, हाँ जी, सफोकेशन की वजह, जस्ट उनको ऑक्सीजन नहीं मिली अंदर। मतलब वो धुआं इतना जहरीला था एक तो, और केमिकल का था, और दूसरा उनको मतलब ऑक्सीजन के लिए मतलब जितना टाइम वो था वो 5 मिनट के अंदर अंदर सारी कार्रवाई हुई है। और मेरा ख्याल है कि मैं जब वो हॉस्पिटल पहुंचा हूँ तो मेरे पीछे पीछे सारी डेड बॉडीज़ मतलब विदिन 10 मिनट्स वो आना शुरू हो गए। फ्रेश एयर का कोई इंतज़ाम नहीं था? सारा कुछ था। एग्जॉस्ट हमारी फैक्ट्री में अभी भी अगर आप जब वहाँ पे विजिट करेंगे तो एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, जिस तरह ये पंखा है ना छत वाला, इससे बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं जो अंदर की हीट बाहर फेंकते हैं मशीनरी की ना। लेकिन वो क्योंकि जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ है ना तो लाइट वायर की मेन तारें गिरी हैं बिजली की ना, वो लाइट चली गई, सारे के सारे फ़ैन बंद हो गए बिजली जाने की वजह से, और जनरेटर को भी आग लग गई। ये ज़्यादा बड़ा मसला बना जिसकी वजह से मतलब इतनी, या दूसरा ये था कि वहाँ पे एग्जिट पॉइंट और एक आध और होना। हाँ जी, आप कह सकते हैं कि एक वो था क्योंकि बिल्डिंग सारी बंद थी। तो ये आप कह सकते हैं कि एग्जिट पॉइंट की भी एक वजह थी कि होता तो मे भी कुछ लोग जो है वो बच सकते थे, बिल्कुल बच सकते थे। यहाँ पे मैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कहूँगा कि अगर आप इन दोनों में देखिए, ठीक है जो चीज़ें जल गई वो तो एक सेपरेट है, लेकिन इतनी ज़्यादा जानों का चला जाना, इसके लिए सिर्फ एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये था कि अगर आग लगी भी थी तो अगर प्रॉपर फायर एग्जिट्स होते, प्रॉपर फायर स्टेयर केसेस उनको सेपरेट कर रहे होते फायर डोर की मदद से, और वहाँ से लोग बर वक्त जो है वो इखराज कर जाते। अगर फायर अलार्म ने उनको बताया होता कि आग लग गई है और वहाँ से वो बर वक्त उन एग्जिट डोर्स के ज़रिए बाहर निकल जाते तो शायद इतनी जानों का ज़्यादा ना होता। मेरे जो रजब साहब हमारे बॉस थे, मेरे बड़े भाई थे, वो और मैं, मेरे उनका हाथ मेरे हाथ में था जब मैं निकला हूँ तो, और मेरे मुँह से ये अल्फाज निकले रजब भाई निकलें, क्योंकि मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो पता नहीं उन्होंने कब हाथ मुझसे छुड़वा लिया और कब कैसे वो अंदर चलेंगे ऑफिस में दोबारा। तो जो लोग मतलब बच्चे थे 1-2, उन्होंने मुझे बताया कि रजा साहब ऑफिस में चलेंगे, उसके बाद वो अंदर से निकली नहीं, उन्होंने दरवाजे वगैरह बंद कर लिए हैं। आग से बचने की कोशिश की है, लेकिन किसी के माइंड में ये नहीं था कि मतलब यहाँ पर धुआं इतना तेज़ी से फैलेगा कि मतलब पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लेगा। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए जो है गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक कैंपेन शुरू की है कि एक फैक्ट्री जाकर उसको सर्वे किया जाए, उसको बताया जाए कि उसकी फैक्ट्री में जो है क्या क्या नुकाइस हैं, ताकि ये केस टू केस एक जनरलाइज एसपी बन जाए, एक केस टू केस। क्योंकि हमारी देखिए 2600 फैक्ट्री जो शहर में सारी लगी हुई है उनको बंद नहीं कर सकते, और ना करनी चाहिए। 2 से 3 लाख की फिगर है जो कि वहाँ पे लेबर काम कर रही है, उनकी भी हिफाजत, उनकी रोज़गार की हिफाजत करनी चाहिए। तो हम समझते हैं ये जो पॉजिटिव अप्रोच लेके चली है पंजाब गवर्नमेंट कि हमने वहाँ पे उनको उनके जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो सेफ्टी कंडीशन है, उसको इम्प्रूवमेंट करके ताकि एक अच्छा माहौल पैदा करें वहाँ। किसकी जिम्मेदारी है? जी, अगर आप ये देखिए तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी बंदा एक ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी इंडस्ट्री या कोई भी कारखाना बना रहा है जहाँ पे आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग बायलॉज इस मामले में बहुत क्लियर हैं। वहाँ पे बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक आपने इन हिफाजती इक़दाम को, जिसमें एग्ज़िट, जिसमें फ़ायर डिटेक्शन का सिस्टम और जिसमें फ़ायर फाइटिंग के बेसिक इंतज़ामात, जिसमें कि आपका फ़ायर एक्सटिंग्विशर है, और जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे हाइड्रेंट पॉइंट, ताकि हर बार गाड़ी को भरने ना जाना पड़े, ये चीज़ें लाजमी हैं। और करोड़ों की जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे थोड़ा सा आप ये चीज़ ना लें तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं समझता हूँ बिल्डिंग ओनर के ऊपर जाती है। उसका जो नाजायज़ मुनाफाखोरी का जो उसका लालच, उसके हिरस हवस जो है वो इसकी बड़ी जिम्मेदार तो वो है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किस वक्त फायर सर्विस को कॉल गई। ये तो नहीं कि आपने आधी बिल्डिंग जब जल गई फिर कॉल किया हो, और उसके बाद उन्होंने कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया। और सबसे ज़्यादा उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग निकले वो किस तरह से निकले, और उसके बाद जो लोग वहाँ से नहीं निकल सके वो किस वजह से नहीं निकल सके, क्या इमरजेंसी एग्जिट्स मौजूद नहीं थे। होता ये है कि जब सिविल डिफेंस के बंदे जाते थे तो वो फैक्ट्री ओनर के 2-4 MNA भी दोस्त होते थे, MPA भी होते थे। वो कहते थे कि जी आपके पास फायर फाइटिंग का सामान नहीं है, आप सामान रखें, ये वो
वो कहते थे कि तुम मुंह उठा के आगे हो, मेरे करोड़ों रुपया लगाया, किसी एमएनए को फ़ोन किया, वो हुआ ये कि उसकी चेकिंग ही बंद हो गई। यानी पहले आपके पास थी, हाँ, कोई 8-10 साल पहले इस पे पाबंदी लगा दी गई, और ये 10 सालों में जो तबाही उतरती भी नज़र आ रही है ना, ये उसी का शाखसाना है। आज से कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 10 साल पहले पाबंदी लगा दी गई थी उन महकमों की जो जाके इन इंडस्ट्रीज़ को चेक किया करते थे कि आया आपके पास आग बुझाने के प्रॉपर इंतज़ामात हैं या नहीं हैं, जिसकी वजह से ये आज हम देख रहे हैं कि हादसात की तादाद डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। ये जो सेफ्टी मेजरमेंट है इसमें तो कोई दूसरी कंप्रोमाइज़ नहीं है। को भी रोक दिया गया था। नहीं रोका गया उसको। हम ये उस वक्त कहते थे कि इंस्पेक्शन होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट करनी चाहिए, जो उसका हक है। उसमें सिर्फ ये है हरासमेंट के मतलब निकालने के लिए कि वहाँ हरासमेंट ना हो, ब्लैकमेलिंग ना हो, ले दे की जो है उसमें बार्गेनिंग ना हो। इंस्पेक्शन के मामले में बिल्कुल हमारा इंडस्ट्रीज का विजन क्लियर है कि हम इंस्पेक्शन के हक में हैं, लेकिन इंस्पेक्शन वन में नहीं होनी चाहिए। और ये प्रपोजल ऑलमोस्ट तैयार है, चीफ मिनिस्टर साहब इस पर सब के पास जा चुकी है कि किसी भी इंस्पेक्शन में एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो, एक ताजरों का, इंडस्ट्री का नुमाइंदा हो और एक जो है वो मज़दूरों का नुमाइंदा हो। जब इससे इंस्पेक्शन होगी तो तीनों पार्टियां वहाँ मौजूद होगी और कोई भी फिर ये जो इसकी शिकायत नहीं आएगी। इंशाल्लाह ये सिस्टम आप देखेंगे बड़ी जल्दी ये इन प्लेस हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मिन हेल्थ और कॉम हमें इस जो हमारी सेफ्टी मेजर्स हैं इसको देखना चाहिए। और ये हमारी गवर्नमेंट के नहीं, हमारे अपनी फैक्ट्री, हमारे अपने इदारे, हम अपनी जानों, हमारी जो लेबर जो सबसे कीमती सरमाया हमारी फैक्ट्री का, उनके लिए बेहतर। जूं जूं शहरी आबादी बढ़ती गई, बड़ी बड़ी इमारतों के रुझान में तो इजाफा हुआ, मगर लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इस बात पर हरगिज़ तवज्जो नहीं दी गई कि हंगामी सूरत हाल से किस तरह निपटा जाएगा। रेस्क्यू 1122 ने अब तक 36,000 से ज़्यादा के फायर इंसिडेंट्स को रिस्पॉन्ड किया है। और इसमें अगर आप देखिए बर वक्त पहुँच कर और प्रोफेशनल फायर फाइटिंग करते हुए जो पहली बार एक जदीद मॉडर्न फायर सर्विस बनी, उससे हमने 80 अरब के ज़्यादा के नुकसानात बचाए हैं। आज जहाँ पे शहरों की डेवलपमेंट हुई है तो वहाँ पे कोशिश शहरों में यही होती है कि बजाय कि हम अपना सारा ग्रीन एरिया कन्वर्ट करते जाएं इनटू रेजिडेंशियल एरिया और बिल्टअप एरिया, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वर्टिकल ग्रोथ हुई है जैसे जैसे आबादी, और सारी दुनिया में ये एक प्रोसेस चलता है। पिछले 4 सालों में पंजाब गवर्नमेंट ने जैसे ही टेक ओवर किया तो उसके बाद से वो जो एक मशरूम ग्रोथ थी हाई राइज बिल्डिंगों की और अनलॉफुल बिल्डिंगों की, बगैर नक्शे के बिल्डिंगों की जो बन चुकी थी, उन पर भी ना सिर्फ कदम लगाई बल्कि जो नई बिल्डिंग्स भी हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली एज़ पर लॉ। अब कोई ज़रूरत नहीं करेगा, जितना एक बहुत ही हार्श ऑपरेशन हुआ है 3 साल पहले जो कि हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के बाद हुआ है, उसके बाद मैं नहीं समझता कि हमारा कोई भी ट्रेडर डेवलपर भाई ये अब कोशिश करेगा कि जो गवर्नमेंट के सेट बाई लाज हैं उसमें वायलेशन करेगा। तो अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप जहाँ 2, 4, 10 लाख 20 लाख जुर्माना लेके बिल्डिंग को लीगलाइज कर दें। अब वो गिराने का ही रूल आ चुका है। जब आप 10 मंजिला से ऊपर जो भी बिल्डिंग बनाएंगे उसके अंदर अलहदा से जब सारी बिल्डिंग की सारी बिजली सब कुछ बंद भी हो जाए तो एक सेपरेट एमरजेंसी लिफ्ट और उसके बाद साथ साथ एमरजेंसी के लिए यूज़ इस्तेमाल के लिए बाकायदा अंदर स्टेयर्स दी जाती हैं, वो भी बाहर 100 मंजिला नहीं रख सकती। सो ये प्रॉपर एक अलहदा उस बिल्डिंग के अंदर किया जाता है। वो चीज़ें नहीं दी गई तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है और ये हम अपने लिए खुद डिज़ास्टर्स क्रिएट कर रहे होंगे और जो उस लोग बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं उनके लिए मैं फिर दुआ ही कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि लाहौर का जो वाक़या हुआ इंडस्ट्री में और उसके बाद जो वाक़या कराची में हुआ इंडस्ट्री का आग लगने का, ये दोनों वाक़या मैं समझता हूँ कि एक वेकअप कॉल है। हुकूमती लेवल पे हमने एक कैंपेन शुरू की है। ये कैंपेन है अवेयरनेस की, ये कैंपेन है लोगों को ट्रेनिंग देने की कि आपकी एक फैक्ट्री चाहे 1 लाख की है चाहे 1 करोड़ की है, वो आपकी है। आप गवर्नमेंट के लिए नहीं, आप अपने लिए, अपनी इस प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए जो मिनिमम जो एक रिक्वायरमेंट है किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑफिस में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखने की, वो रखें। कम से कम 5 बाल्टी रेत की होती है या 2 बाल्टी रेत की होती है या एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर होता है और जो एमरजेंसी की सूरत में बाहर निकलने का रास्ता, ये मिनिमम चीज़ें हैं। सड़क नाले वाला जो सानिया हुआ उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटी और गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। पूरे जो है पंजाब का तमाम ज़िलों का सर्वे कंडक्ट किया गया है जिसमें देखा गया है कि रिहायशी इलाकों में कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री काम कर रही है।
इन तमाम जगहों पे जो एक डेंजरस इंडस्ट्री है, जिसमें कहीं पे केमिकल स्टोर्ड हैं, जहाँ पे कहीं फायर वर्क्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जहाँ पे प्रॉपर एग्जिट्स नहीं दिया गया, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनके लिए अखराज के सही रास्ते नहीं हैं, उन तमाम को नोटिस बाकायदा सर्व किए जा रहे हैं। ये हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाएं, बिकॉज ज़िंदगियाँ किसी के भी जो है एंडेजर करने का किसी को हक़ नहीं है। अभी हमने एक ज़िम्मेदार शहरी के नाम से एक हमारी वेबसाइट और एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें डेली इश्तहार आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है, DGPR की तरफ से भी आ रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है कि हर शहरी कोई भी हमारी हेल्पलाइन पे फ़ोन करके बता सकता है कि उनके इलाके में कोई इस तरह की ख़तरनाक जो रिज़ल्ट दे सके, इस तरह की कोई इंडस्ट्री अगर उनके रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड है तो बताएं। तो एक तो मैसिव अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, जिसमें एक दिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का इश्तिहार आता है, एक दिन रेस्क्यू का इश्तिहार आता है, एक दिन सिविल डिफेंस का इश्तिहार आता है, जिसमें तमाम कमर्शियल एंटिटीज़ इंक्लूडिंग ये इंडस्ट्रीज़, बाकी प्लाजे, स्कूल्स, प्राइवेट एंटिटीज़, उन सबको ये कहा गया है, डायरेक्ट किया गया है कि आप फायर जो फाइटिंग के इंतज़ामात हैं, फायर सेफ्टी के जो इंतज़ामात हैं, उनको यकीनी बनाएं। ये उनकी हद तक है। जब हम बात करते हैं कि जी आवाम को, जब हमने जो ज़िम्मेदार शहरी की हेल्पलाइन हमने कायम की हुई है, तो उनको कहा गया है कि आप अपने इर्द गिर्द कोई थ्रेट देखते हैं, वो थ्रेट किसी किस्म का भी हो सकता है, वो फैक्ट्री का काम करने वाली का थ्रेट भी हो सकता है, वो किसी मखदूश पुरानी बिल्डिंग का भी थ्रेट हो सकता है, वो किसी प्लाज़ा जो है उसमें उसके दरवाज़े पूरे ना होने का, छोटे होने का, वो वाला थ्रेट भी हो सकता है। तो वो वाला अपना थ्रेट जो है वो जो देखते हैं शहरी, वो अपना ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अगर हमें इत्तला देते हैं तो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए बैठी है। आप अपने गिरदोनवा में भी नज़र रखिए, अगर इस किस्म की नाजायज़ और गलत किस्म की इंडस्ट्री जिसमें फायर वर्क्स हैं, जिसमें हैज़रडस केमिकल हैं, ये आपके लिए ख़तरा है, आइए पॉइंट आउट करें। महकमा दाखिला ने एक हेल्पलाइन दी है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने एक ज़िम्मेदार शहरी की हेल्पलाइन दी है, उस पर आकर रिपोर्ट करें ताकि इनके ख़िलाफ़ महकमा दाखिला और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं वो इसके ऊपर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया जो है उसके ऊपर जो है वो इनके ऊपर एक्शन कर सके। हम बहैसियत पाकिस्तानी हुकूमती ईवानों के ख़िलाफ़ तो आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, मगर हम अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और चंद पैसों की खातिर कीमती जानों को दाव पर लगाते रहते हैं। क्या हमें अपना एहतसाब नहीं करना चाहिए? क्या हम खुद दूध के धुले हैं? ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस हुकूमत ने इस बात पर जुर्माने रख दिए हैं और हमारे DCO साहब ने आर्डर कर दिया है कि जल्द से जल्द आप इस मामले को, हर बंदा, हर प्लाजे वाला, हर सैनमे वाला, हर रेस्टोरेंट वाला फायर फाइटिंग का सामान रख ले और हाथ से आग से बचने का अपना बंदोबस्त रखे, नहीं तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अरब रुपए का, 80 करोड़ का, 50 करोड़ का प्लाजा बनाते हैं, क्या आप 25-30 लाख रुपए का फायर फाइटिंग का सामान नहीं रख सकते? फिर सामान रखना ही कोई बात नहीं है, आपको उसके बाद फायर अथॉरिटी से थोड़ी सी अपने अमले को तरबियत भी दें, उसे चलाना भी सिखाएं कि अगर आग लग जाए तो भाई आपने ऐसा करना है, इस तरह आग बुझानी है, फायर ब्रिगेड को इत्तला करनी है ताकि मौके पे इतना बड़ा हादसा ना हो। आग लगती है, अरबों खरबों का नुकसान उन्हें वारा खाता है, ये नहीं सोचते कि हम एक फायर फाइटर अपने प्लाजे में भर्ती रख कर लें। बेसिक इंतजाम कर लें। हम ये नहीं कहते कि एकदम किसी को हरासा कर दें, लेकिन ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालने का हक़ नहीं। कम से कम 2 दरवाजे तो बना सकते हैं, वो एग्जिट्स तो बना सकते हैं, कोई फायर एक्सटिंग्विशर तो ले सकते हैं, बाहर अपना नक्शा ही लगा दें कि हर जो अंदर बंदा जाए उसको पता हो कि कहाँ से इमरजेंसी की सूरत में उसने निकलना है। आजकल तो एक एक दुकान के अंदर 50-50 लाख का, करोड़ का सामान होता है, तो आप 400 रुपये का सिलेंडर भी नहीं भरा सकते, तो फिर ऐसे हादसा तो होंगे। और हम बहुत लाइटली लेते हैं सेफ्टी को, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे हादसा ज़्यादा होते हैं। यूरोप में या अमेरिका में आज एक भी हादसा हो जाए उसको बाकायदा डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, हो कैसे गया। तो अगर यहाँ पे 36,000 हो रहे हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम कब वो चीज़ जो बेसिक चीज़ है, जो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ है, इंसानी ज़िंदगी की कदर, यहाँ पे कब आएगी। असल में देखें, इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात जो है ना, ये टेस्ट केस होते हैं, अलग तरह से वार्निंग होती है, और हम इस वार्निंग में मुझे बड़ी तकलीफ़ से कहना पड़ता है कि पूरे नहीं होते। देखिए, ये 400 लोग जो मरे हैं ना, इसमें तकलीफ़ मुझे आपको है, अल्लाह तबारक व तआला को कोई इसमें तकलीफ़ नहीं। उसकी एक वजह, ये मेरी एक घड़ी है, मैंने ड्राइंग रूम में रखी हुई है, मैं उठा के उसको बेडरूम में रख देता हूँ, मुझे कोई परेशानी तो नहीं, मुझे पता है बेडरूम में है। अल्लाह अपने बच्चों को, बंदों को उठाता है इस दुनिया से अगली दुनिया में, उसके तो पास है ना, उसके लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, कहीं नहीं गए। जिसके अमाल अच्छे हैं उनको जन्नत भेज देगा, जिनके अमाल बुरे हैं उनको दोज़ख भेज देगा, कोई मसला नहीं। हमारा मामला ये हो गया हुआ है कि हमारे यहाँ
एक इंसान की अहमियत नहीं रह गई। तो ये बात सिर्फ सोच की है, बात सिर्फ एहसास की है, बात सिर्फ जिम्मेदारी की है। हाँ, यकीन माने मैं जब हॉस्पिटल में आया हूँ तो मुझे यहाँ पर आकर अपनी बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे कुछ तकलीफ़ है। जब मैंने अपने आसपास उन्हीं लोगों को डेड बॉडीज़ को देखा है तो पूरी इमरजेंसी में सिर्फ एक वाहिद मैं ही ज़िंदा आदमी बैठा था अपनी फैक्ट्री में से, बाकी जितने लोग आए हैं सब के सब मैंने डेड देखे हैं। और मैं पूरे 5 रातें, ये मतलब अल्लाह को गवाह बना के बता रहा हूँ आपको, मैं 5 रातें यहाँ पे एक सेकंड के लिए नहीं सोया। मतलब उन सब को, उन्हीं में से कोई ना कोई मुझे आगे, जब मैं आंखें बंद करता था उन्हीं में से वही चीज़ें जो हम आपस में गुफ्तगू करते थे डेली, जिस तरह की हम बातें करते थे, कारोबारी लेन देन जो सोच रहा था, उसी तरह वो मेरे सामने आती थी। और उनकी तो कमी मतलब हमेशा रहेगी, और रजब भाई ख़ास तौर पे, तो उनकी कमी तो नहीं दूर हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती।